हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। मेरा नाम है रविशंकर दहलिया और एक बार मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं हमारे इस रीयूनियन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमने पिछले सप्ताह एक सीरीज प्रारंभ की थी बुधवार से 16 अगस्त से, जिसमें मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के हिसाब से जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है, उसके संबंध में चर्चा कर रहा था। हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को आप देखिए, पहले आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि जो जो मैं यहाँ पर लेक्चर करवाता हूँ इन सभी के क्वेश्चन बना करके पीडीएफ के फॉर्मेट में वहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनको आप सॉल्व करके अपने प्रारंभिक परीक्षा के अंकों में सुधार ला सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो पॉलिटी पीटी और पॉलिटी मेंस को लेकर के जो सीरीज है वीके त्रिपाठी सर के द्वारा चलाई जा रही है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं ना। चलिए हम हमारे विषय पर आते हैं। इससे पहले के जो 2 लेक्चर हुए हैं उनमें हम लोग एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को समझ रहे थे, यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे हो रहा है उसको समझ रहे थे, और उसी श्रेणी का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो है वो किस तरीके से अपनी जड़ें फैला रहा है, और उसी उपनिवेशवाद के तहत हमने देखा था कि वो आर्थिक नीतियों को या भू राजस्व नीतियों को लागू करना प्रारंभ करते हैं। उन नीतियों के मैंने आपको 3 चरण बताए थे, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा, है ना। तो उसी चरण में उसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो हम लोग देखेंगे भाई आज का जो लेक्चर, उसमें भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था, है ना। देखिए एक बात समझ लीजिए कि जब ब्रिटिश एम्पायर भारत में स्टार्ट हुआ, चाहे हम 1757 की बात करें और चाहे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध जो हुआ, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर भारत में विस्तारित होने लगा। अब आप खुद एक बात सोचिए कि किसी भी एम्पायर को विस्तारित होने के लिए, किसी भी साम्राज्य को विस्तारित होने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता जिस एलिमेंट की होती है वो क्या है? जाहिर सी बात है आपका जवाब आएगा कि धन। बिना धन के या बिना धन की अधिक मात्रा के किसी भी तरीके से साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता था। तो यही आवश्यकता ब्रिटिशर्स को भी महसूस हुई, और इसी कारण जब उन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त हुए और एक भूभाग पर उनके राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हुआ, तो उन्होंने कुछ ऐसी राजस्व संहिताओं का निर्माण किया, ऐसे कुछ नियमों का निर्माण किया जिससे उन्हें अधिक से अधिक धन प्राप्त हो सके। क्योंकि जब भाई उन्हें अधिक से अधिक धन प्राप्त होगा तभी वो अपना राजनीतिक विस्तार कर पाएंगे और पूरे एरिया में जो है उसको कैप्चर कर पाएंगे। तो इसी कारण जो है आप देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, और जब वो विस्तार करना चाहेंगे तो सीधी सी बात है भाई कि उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता काय की होगी? धन की। किसकी आवश्यकता होगी भाई? धन की। तो उन्हें धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस हुई, और इसी के कारण अगर हम लोग देखें तो उनने भी दिमाग लगाया और अपन भी दिमाग लगा सकते हैं कि धन का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? भू राजस्व। ठीक है भाई, लैंड रेवेन्यू जो है, भू राजस्व जो है वो धन का मुख्य स्रोत है। तो जाहिर सी बात है कि भू राजस्व की जो नीतियां हैं उन नीतियों पर अंग्रेज अपना अधिकार स्थापित करना चाहेंगे, और जब अंग्रेज स्थापित करना चाहेंगे तो उसको लेकर के कुछ ना कुछ नियम बनाएंगे, कुछ ना कुछ कायदे कानून बनाएंगे। तो भाई ऐसी चीजें हुई, हम लोग देखेंगे आगे। देखिए भाई, जब कंपनी को अधिकार प्राप्त हो गए, है ना, तो कंपनी को कोई एक व्यक्ति ऐसा नियुक्त करना पड़ेगा ना जिससे वो राजस्व को वसूल सके। तो यही किया कंपनी ने। भाई आपको भी पता है कि इनिशियली कंपनी को जो प्रारंभिक तौर पर जो अधिकार मिले थे वो बिहार में मिले थे, उड़ीसा में मिले थे और बंगाल में मिले थे। तो इन क्षेत्रों में, बिहार में, उड़ीसा में और बंगाल में, आप देखेंगे ये पूरा एक ही इलाका हुआ करता था पहले, और अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी इलाके पे कब्जा भी किया था। तो यहां पर राजस्व की वसूली के लिए देखो, पहले से ही हमारे यहां पर जमींदारी व्यवस्था चली आ रही थी, है ना। तो ये जमींदारी व्यवस्था पर बहुत ज्यादा रिलाय ना करते हुए उन्होंने क्या किया? भू राजस्व की वसूली के लिए एक पद बनाया जिसका नाम था नायब दीवान। ठीक है, क्या बनाया? कौन सा पद बनाया भाई? नायब दीवान का पद बनाया। काय के लिए? भू राजस्व की वसूली के लिए।
जब भू राजस्व की वसूली नायब दीवान करने लगे तो नायब दीवानों ने एक नई व्यवस्था लागू की। उन्होंने कहा कि भाई हम ठेकेदारों को नियुक्त करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो इलाका है उसको छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, एक एक ठेकेदार की नियुक्ति कर देंगे। ठेकेदार को अधिकार होगा राजस्व को वसूलने का, वो हमें देगा, हम कंपनी को देंगे। अब समझिए जरा, ये चेन बड़ी लंबी हो गई। यहां है कंपनी, कंपनी ने अपॉइंट किया नायब दीवान, अब ये नायब दीवान ने अपॉइंट कर दिया ठेकेदार, और ये ठेकेदार जो है वो किसानों से राजस्व वसूल रहे। अब आप देखेंगे कि जो किसान राजस्व दे रहा है वो ठेकेदार को दे रहा है, ठेकेदार जो दे रहा है वो नायब दीवान को दे रहा है, और नायब दीवान दे रहा है वो किसको दे रहा है, कंपनी को दे रहा है। अब आप देखो इसमें बिचौलिए बहुत हो गए ना, इसमें चेन बहुत हो गई। अब जब इतनी ज्यादा चेन होगी तो सीधी सी बात है कि यहां पर कुछ परसेंटेज ये भी रखेंगे, कुछ परसेंटेज ये भी रखेंगे, फिर जाके कंपनी पे पहुंचेगा। तो कंपनी के पास पहुंच रहा है कम, कंपनी के पास क्या पहुंच रहा है, कम मामला पहुंच रहा है, और किसानों से लग रहा है ज्यादा, यानी ठेकेदार जो है किसानों के ऊपर तो ज्यादा इंपोज कर रहे हैं पर कंपनी तक उतना नहीं पहुंच रहा है। तो ये सिस्टम हो गया इनका फेल। अब जब ये सिस्टम इनका फेल हो गया तो बंगाल में जो है वो द्वैत शासन लागू हुआ। द्वैत शासन में कंपनी ने खुद कुछ समय तक राजस्व वसूलने का काम किया, पर वो सिस्टम भी बहुत ज्यादा लागू नहीं हो पाया, वो सिस्टम भी बहुत ज्यादा, क्योंकि कंपनी के पास आपको पता है उतने ज्यादा योग्य अधिकारी, उतने ज्यादा अधिकारी नहीं है, है ना, अभी वो भारतीयों पर ही रिले कर रहे हैं, भारतीयों पर ही डिपेंडेंट है। तो ये सब चीजें चली रही थी, और इसी दौरान जो है वो क्या होता है भाई, बंगाल में द्वैत शासन जो है वो समाप्त हो जाता है। जब समाप्त हो जाता है तो 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं इनका आगमन होता है। भाई वॉरेन हेस्टिंग्स एक भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है इजारेदारी। क्या नाम है भाई, इजारेदारी। इजारेदारी शब्द अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा। इजारेदारी का मतलब है ठेके पर देना। अब वो पदवत समाप्त कर दिया, नायब दीवान वगैरह का जो भी पद थे वो समाप्त कर दिए गए। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक व्यवस्था लागू की जिसका नाम था इजारेदारी व्यवस्था। और इजारेदारी व्यवस्था में क्या होता था कि 5 वर्ष के लिए ठेका दिया जाता था। जो भी आदमी ज्यादा बोली लगा देगा उस आदमी को ठेका दे दिया जाएगा भू राजस्व वसूली का। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स का ऐसा मानना था कि जमींदार जो है ना उनको अलग रखो, क्योंकि जमींदार जो है वो भू राजस्व के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। हो सकता है ये अंग्रेजों को ही गुमराह कर दें, अंग्रेजों को ही जो है वो उनके साथ बेईमानी करने लग जाए, क्योंकि हिंदुस्तानी है, बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते, हिंदुस्तानियों के साथ ही मिल जाए। तो एक नया ऐसा कहे कि भाई हमको आप कुछ नहीं है, हमें तो आप 5 साल के लिए हम ठेका दे रहे हैं, 5 साल के लिए फलानी फलानी जगह, मान लो 5 साल के लिए जो है हम दिल्ली का ठेका दे रहे हैं कि दिल्ली में 5 साल के लिए बोली लगाओ भाई। तो किसी आदमी लगाए 5 करोड़ रुपए, क्या हम 5 करोड़ रुपए आज आपको दे रहे हैं, हम वसूलते रहेंगे 5 साल तक, हमारी है दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे ही बोली लगती थी, जो भी आदमी ज्यादा बोली लगाता था उसको वो ठेका दे दिया जाता था। तो ये व्यवस्था को लागू किया किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लेकिन इस व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष क्या है भाई कि यहां पर जमींदारों को अलग कर दिया। जमींदार बोली नहीं लगा सकते, कोई बाहर का व्यक्ति बोली लगाएगा। समझिए जरा, ये व्यवस्था भी विफल हो गई। विफल क्यों हो गई भाई, 3-4 उद्देश्य थे। क्या थे भाई, 3-4 उद्देश्य, जिसमें पहला उद्देश्य ये है कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा राजस्व चाहिए, ठीक है। तो कंपनी को की जो धन की आवश्यकता थी वो भी इसमें पूरी नहीं हुई, क्योंकि इतनी ज्यादा बोली नहीं लगा पा रहे, बाहर के लोग बोली लगा, जमींदार सारी चीजें समझते हैं तो वो जितनी बढ़ के बोली लगा सकते हैं उतनी बाकी लोग बढ़ के बोली नहीं लगा सकते। अब जमींदारों को तो आपने अलग रखा है। अच्छा, जमींदारों का गांव में प्रभाव भी है। अब जमींदारों का गांव में प्रभाव है तो इससे क्या होगा, वो किसानों को भी भड़काएंगे। अच्छा, नया आदमी जो आएगा, नए आदमी को उतना ज्यादा अनुभव नहीं है तो वो भी विफल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है भाई, इससे किसानों का जो शोषण था वो बढ़ गया। किसानों का शोषण इससे बढ़ गया क्योंकि नए लोग आए, वो नहीं समझ रहे थे चीजों को, वो अपने हिसाब से फोर्सफुली रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे किसानों के साथ में। इसके अलावा हम देखेंगे कि कृषि की उन्नति होनी चाहिए थी पर नहीं हुई, कृषि का डिक्लाइनेशन होने लगा। कौन सी व्यवस्था में,
कौन सी व्यवस्था में? इजारेदारी में। तो इजारेदारी की शुरुआत जिस उद्देश्य के साथ में हुई थी उस उद्देश्य को ये पूरा नहीं कर पाई, और जब तक इसके इफेक्ट आने शुरू हुए, जब तक इसके इंपैक्ट चल रहे थे जिस समय, क्योंकि ये समय आ गया आपका 1790 के आसपास का, तो 1790 के आते आते जब ये 4-5 बार इनकी बोली लग गई तो हर बार पैसे कम होते गए, क्योंकि लोगों ने कम बोली लगाई, क्योंकि उतना ज्यादा उनको रेवेन्यू मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये व्यवस्था हो गई फेल। और इस व्यवस्था का जब फेलियर चल ही रहा था, उसी समय भारत में नए गवर्नर जनरल बनकर के आए वॉरेन हेस्टिंग्स की जगह कॉर्नवालिस। कौन आए साहब? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस का आगमन हुआ तो उन्होंने देखा कि ये व्यवस्था तो बड़ा डिस्टर्ब कर रही है, बहुत समस्या ग्रसित है। तो उन्होंने 1790 में 1790 में एक नई व्यवस्था को लागू किया। ठीक है भाई, समझते हैं जरा। इस जो कॉर्नवालिस का समय था, कॉर्नवालिस का काल जब आया तो उन्होंने एक नई भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया, और इस नई भू राजस्व व्यवस्था का नाम है जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसी व्यवस्था को एक और नाम से जाना जाता है, इस्तमरारी। भाई साहब, कौन सी व्यवस्था? इस्तमरारी। ठीक है, या इसी व्यवस्था को एक और नाम से जाना जाता है मालगुजारी। तो भाई समझने की कोशिश करेंगे कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय आया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो व्यवस्था लागू की थी, कौन सी व्यवस्था लागू की थी साहब? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, मैंने आपको बताया था, इजारेदारी यानी ठेके पर भू राजस्व देना, उसको इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। यह टर्म जो है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पैदा हुआ है, उस समय भी ऐसी चीजें हुई थी, है ना। आप तुगलक का समय जब देखेंगे, या आप सल्तनत काल में जब के समय में देखेंगे, या मुगल काल में जब आप देखेंगे, तो ये शब्द आपको मिलेगा, इजारेदारी, ठेके पर भू राजस्व वसूलने की प्रथा। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई। अब समय किसका आ गया भाई? कॉर्नवालिस का। और कॉर्नवालिस ने 1790 में एक नई व्यवस्था लागू कर दी। क्या नाम है इस नई व्यवस्था का? जमींदारी व्यवस्था। देखो, जमींदारों को अभी तक अलग रखा गया था, अब बुला लिया गया कि भाई साहब आप आ जाओ, आप ही विशेषज्ञ हो, आप ही काम कर पाओगे। या इसे क्या कहा गया? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। या इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इस्तमरारी। या इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मालगुजारी। ठीक है, क्या कहा जाता है? मालगुजारी। देखिए, शुरुआत में यह व्यवस्था जब लागू की गई थी तो यह कहा गया था कि हम इस व्यवस्था को 10 वर्ष के लिए लागू कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मोड पर लागू की गई थी ये। ठीक है, तो 10 वर्ष के लिए हम इस व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। इस व्यवस्था में यह कहा गया कि जो जमींदार है, कौन है भाई? जमींदार, यही भूमि का स्वामी है। जमीन किसकी होगी? जमींदार की होगी। अच्छा, ये स्वामी है, साथ साथ में ये भू राजस्व को वसूलने वाला अधिकारी भी है। तो दोनों बातें हैं, भूमि का स्वामी भी यही है और भूमि का राजस्व वसूलने वाला अधिकारी भी यही है। तो दोनों चीजें, दोनों अधिकार, यानी भूमि का स्वामित्व भी जमींदार को दे दिया गया, और साथ ही भूमि को वसूलने, जो भू राजस्व है उसको वसूलने का अधिकार भी जमींदार को दे दिया गया। 10 साल के लिए लागू की गई थी, लेकिन 3 साल बाद ही इनको फैंटास्टिक रिजल्ट मिले, अच्छे रिजल्ट मिले तो इन्होंने इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? स्थायी कर दिया। अब जब स्थायी कर दिया इन्होंने, तो इसे ही क्या कहा जाने लगा? स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है भाई, यहां तक कोई तकलीफ हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट इसको बोल दिया गया, स्थायी बंदोबस्त इसको बोल दिया गया, है ना। अच्छा, अब ये व्यवस्था चली रही है ना, ये व्यवस्था जब चली रही है, इसी समय जो है, अच्छा थोड़ी सी बातें और मैं आपसे करूंगा कि ये जो टोटल व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में 10/11 भाग, है ना। यानी अगर आप ऐसे माने कि 100 रुपए जो है, कितने रुपए? 100 रुपए का राजस्व वसूला जाता है। टोटल जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, अगर वो 100 रुपीज है, तो इसमें से 10/11 रुपीज जो होंगे वो किसको मिलेंगे? किसको मिलेंगे भाई? अंग्रेजों को मिलेंगे। और 1/11 हिस्सा जो होगा वो किसको मिलेगा? जमींदारों को मिलेगा। किसको मिलेगा साहब? जमींदारों को मिलेगा। मतलब तकरीबन मैं ऐसे कहूंगा कि लगभग 9% के आसपास का जो हिस्सा है, 91-92% के आसपास का हिस्सा जो है, वो किसको मिल रहा था?
अंग्रेजों को मिल रहा था इसमें, और लगभग 9% के आसपास का हिस्सा जो है वो किसको मिल रहा था, जमींदारों को मिल रहा था। ये व्यवस्था चल रही थी। इसमें टैक्स की ये जो दरें हैं, ये दरें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कई बार ये दरों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। ये प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो दरें जो थी 1/11 जमींदार को मिलती थी और 10/11 किसको मिलती थी, अंग्रेजों को मिलती थी। अच्छा, ये व्यवस्था मैंने आपको बताया, ये व्यवस्था कब से शुरू हुई भाई, 1790 से शुरू हुई है ना, और 1793 में इसको परमानेंट कर दिया गया, परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया। लेकिन इसमें एक नया नियम लेकर के 1794 में जो नियम लेकर के आए थे, इस नियम में ये कहा गया, इसको सूर्यास्त का नियम कहा जाता है। बेसिकली कौन सा नियम कहा जाता है, सूर्यास्त का नियम। अब इसको जरा समझेंगे, सूर्यास्त का नियम क्या है। बेसिकली हुआ ये था कि कुछ लोग, क्योंकि 4 साल हो गए थे, तो कुछ जमींदार जो है ना वो रेवेन्यू जमा करने में, राजस्व जमा करने में डिफॉल्ट कर रहे थे। राजस्व जमा करने में क्या कर रहे थे, डिफॉल्ट। आपने जमींदारी खरीद ली, मान लीजिए कि ये तय हुआ है कि 1 अगस्त 2023 को आपको 50,000 रुपए का रेवेन्यू जमा करना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, आप ऐसे मत दिल पे मत लेना कि 50,000 रुपए का रेवेन्यू जमा करना, नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप इसको ऐसे समझिए कि 50,000 का रेवेन्यू जमा करना है। कब करना है भाई, 1 अगस्त 2023 को। तो 1794 में यह व्यवस्था की गई कि अगर किसी जमींदार को 1 अगस्त 2023 को 50,000 रुपए का रेवेन्यू जमा करना है, तो 1 अगस्त के दिन सूर्यास्त तक इंतजार किया जाएगा। सूर्य जब तक अस्त नहीं हो जाता तब तक इंतजार किया जाएगा। और अगर जो अधिकारी है वो पैसे जमा करने नहीं आया सूर्यास्त तक, तो इसकी जमींदारी जो है उसकी नीलामी कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, नीलामी, है ना। अब देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना, इसकी समस्याएं देखना, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं जमींदार हूं, मैं गांव की सिचुएशन को समझता हूं, है ना, क्योंकि गांव के सब लोगों को मैं जानता हूं। अब मैं राजस्व वसूल नहीं पा रहा हूं, थोड़ी बहुत अगर सहानुभूति रख रहा हूं कि लोगों से जब पैसा जब आया ही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है भारत में जो कृषि है उसे मानसून का जुआ कहा जाता है ना। अब ये सब चीजें कृषि पे चल रही हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं उद्योग धंधे पहले ही नष्ट हो चुके हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो उद्योगपति थे वो भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो गए, वो भी जो है वो गांव आ गए हैं, खेती किसानी करने लग गए हैं वो भी। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि कृषि पर अतिरिक्त भार आ गया। अच्छा, आप देखेंगे जो रियासतें जो राजा महाराजाओं के यहाँ पर है, क्योंकि इसी समय जो है वो राजाओं महाराजाओं के साथ में संधि की जाने लगी है, तो उनकी सेना को समाप्त किया जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजों की सेना उनकी रक्षा करने के लिए जो है वो एग्रीमेंट कर लिए जा रहे हैं। तो वो लोग भी गांव जाएंगे, वो लोग भी किसानी करेंगे, तो खेती पर दबाव अतिरिक्त हो गया है। ज्यादा लोग मिलकर के कम, एक छोटा सा ही खेत है उस पर ज्यादातर लोग उस पर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यापारी थे वो भी आ गए, उनका भी धंधा सब चौपट हो गया। तो पर प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है खेत का वो घट गया, प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता क्या हो गई, घट गई। अब ऐसे में आप टैक्स भी ज्यादा वसूलने लग गए, है ना। तो जमींदार कई बार उतने सख्त नहीं हो पा रहे, तो उनके पास पैसे नहीं हो पा रहे, या तो बहुत ज्यादा सख्त हो गए तो किसानों का शोषण होने लग जाएगा, है ना। अच्छा, अब जब किसानों के पास ही नहीं है तो जमींदार के पास कलेक्शन कैसे हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, कई जगह पर जमींदारों की जमींदारी जो है वो नीलाम होने लगी। अच्छा, आपको पता है कि विदेशी व्यापारी जो है वो भी भारत में आने लगे हैं व्यापार करने के लिए 1813 के बाद से, है ना। अच्छा, आपको यह भी पता है कि कई सारे व्यापारी और उद्योग धंधे वाले जो है ना वो थोड़े अमीर हो चुके हैं, क्योंकि चीजें बदली हैं, जो अंग्रेजों के सपोर्टर रहे वो अमीर हो गए। तो अब ये लोग जमींदारी खरीदने लग गए। तो बेसिकली यहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, दूरस्थ जमींदार का। कौन सा कॉन्सेप्ट, समझिएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट, दूरस्थ जमींदार। आप इसको ऐसे सोचिए कि आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के लोगों को आप जानते हैं, समझते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं, उनकी समस्या समझते हैं, तो आप उनसे ज्यादा सख्त नहीं हो पाते।
पर एक आदमी जो आपके क्षेत्र को नहीं जानता है, दूर का व्यक्ति है, कोई दूर का व्यक्ति है, वो आपके क्षेत्र की जमींदारी ले लेता है, तो वो क्या करवाएगा, बड़े बड़े लठैत रखेगा, बड़े बड़े जो है मुचदंडे रखेगा सेना के, और वो वही लोग जाकर के राजस्व वसूलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके पास पैसे नहीं हैं और जबरन आपसे बहुत ज्यादा पैसों की वसूली की जाए तो क्या होगा? आपका मन में यही बात आएगी कि साहब ऐसी स्थिति में तो विद्रोह जैसा उत्पन्न होगा। तो यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो भू राजस्व व्यवस्थाएं हैं, इन्होंने किसान विद्रोहों को जो है वो प्रोत्साहन दिया। इसके बाद किसान विद्रोहों का ही दौर शुरू होगा। किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, सारे विद्रोह इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इनसे शोषण जो है ना उसकी तीव्रता हो गई, शोषण जो है वो बड़ा तीव्र हो गया, शोषण जो है वो तेजी से बढ़ गया, और जब शोषण तेजी से बढ़ेगा तो फिर विद्रोह भी होंगे, ये बात भी तय है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप समझेंगे जरा कि जो कॉर्नवालिस साहब हैं, इन्होंने जमींदारी स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी मालगुजारी व्यवस्था को लागू किया। इसमें जमींदार को ही भूमि का स्वामी मान लिया गया। शुरुआत इसकी की गई थी 10 वर्षों के लिए, लेकिन 1793 में इसको परमानेंट कर दिया गया। इसमें दर कितनी रखी गई भाई? दर रखी गई इसमें 10/11, और 1/11 भाग जो है वो किसका था? किसानों का था। ठीक है, अच्छा अभी ये तय नहीं है कि किसानों से कितनी वसूलेंगे, ये जमींदारों का है 1/11। ठीक है, किसानों से कितना वसूलेंगे ये तय नहीं है, ये जमींदार के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जमींदार को अननेसेसरी एक पावर मिल गई। ठीक है, चलिए तो सूर्यास्त का नियम भी लेकर के आएगा। मेरे ख्याल से आप सूर्यास्त का नियम क्या है समझ गए होंगे, है ना। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए सूर्यास्त का नियम क्या है? अगर जिस दिन, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जिस दिन आपका राजस्व जमा करना है, अगर आप उस दिन राजस्व जमा नहीं कर पाते हैं तो सूर्यास्त के नियम के तहत आपकी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, ये सब चीजें हुई, तो ये सब चीजें चल रही थी। तो थोड़ा सा हम लोग जो है वो ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के क्या प्रभाव पड़े हैं, उन प्रभावों को भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जो कॉर्नवालिस साहब की भू राजस्व व्यवस्था है, इसके क्या प्रभाव पड़े, ये प्रभाव हम लोग देखेंगे, है ना भाई। प्रभाव समझेंगे जरा। पहला प्रभाव देखिए, पहला प्रभाव तो यही पड़ा है कि दूरस्थ जमींदार का एक अवधारणा आ गई। काय की आ गई भाई? सूर्यास्त के नियम के तहत जो है वो कई सारे जमींदारों ने अपनी जमींदारी गवा बैठे वो, और एक नया कॉन्सेप्ट यहां से चल करके आ गया। कौन सा? दूरस्थ जमींदार, है ना, जिसको हम लोग दीकू बोलते हैं। कई बार अभी दीकू शब्द सुनने में आएगा, है ना। कौन सा शब्द सुनने में आएगा? दीकू शब्द सुनने में आएगा। ठीक है, तो उस शब्द को भी आप ध्यान रखिएगा कि दीकू क्या है। अभी मैं बताऊंगा आपको दीकू कैसे है, क्योंकि कई सारे व्यापारी, साहूकार जो है ना, वो भी अब जमींदार बनने लग गए हैं। कौन कौन बनने लगे? व्यापारी और साहूकार, ये भी क्या बनने लग गए हैं? अब जमींदार बनने लग गए हैं, क्योंकि जमींदारी खरीद सकते हैं। एक और चीज है भाई, 1812 तक, 1812 तक इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को एक अधिकार दिया गया। जमींदारों को अधिकार यह दिया गया कि वो किसानों की जमीन बिना न्यायालय की अनुमति के हड़प सकते हैं। मतलब अगर जमींदार चाहे तो किसान को जमीन से बेदखल कर सकता है और उसमें न्यायालय कुछ नहीं करेगा। ये 1812 में इसी व्यवस्था के तहत जमींदारों को अधिकार दिया गया था। अब आप अंदाजा लगाइए कि जमींदारों को कितने ज्यादा अधिकार इस व्यवस्था के तहत मिल चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात है भाई कि जमीन, इस व्यवस्था में लगान की दर तय नहीं थी कि कितनी लगान की दर होगी। किसान, अच्छा जो भी लगान की दर होगी उसमें से 10/11 अंग्रेजों को जाएगा और 1/11 जमींदारों के पास रहेगा। तो जो जमींदार थे वो अपने मन से मनमानी वसूलने लगे, मनमानी दर जो है वो वसूलने लगे, ज्यादा दर जो है वसूलने लगे। तो इससे किसानों का शोषण जो है ना वो बढ़ा। एक और प्रभाव क्या हुआ भाई? इससे किसानों का शोषण बढ़ा, है ना। देखिए भाई,
दो तीन प्रभाव मैंने आपको बता दिए हैं। पहला प्रभाव क्या है भाई, दूरस्थ जमींदार। फिर दूसरा, किसानों को बिना मतलब साहूकारों की शक्ति में वृद्धि, क्योंकि किसानों को बिना न्यायालय की अनुमति के भी भगा सकते थे। तीसरा भाई कि इससे किसानों का शोषण बढ़ा है। क्या बढ़ा भाई, किसानों का शोषण बढ़ा। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ भाई, इसमें जमीन का उपसामंतीकरण होने लगा, है ना भाई, सामंत की तरह ही तो जाकर के बैठ जाते थे, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होने लगी भाई। अच्छा, एक और चीज है, इस व्यवस्था की एक और कमी थी कि इसमें कृषि की प्रगति पर कोई बात नहीं गई थी। किसी की प्रगति पर, यानी खेती की उन्नति को लेकर के, खेती में इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं था, केवल खेती से कर वसूला जा रहा है, बाकी इसमें निवेश कुछ नहीं किया जा रहा है कि जिससे खेती की प्रगति हो या किसानों की हालत सुधरे। इसमें कोई भाई, आप देखिए मुर्गा जो अंडा देने वाली जो मुर्गी है, यदि आप उसकी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, उसको मार डालेंगे, तो एक दो अंडे के बाद आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब किसान आपको रेगुलरली जो है वो राजस्व दे रहे हैं और उसके बाद भी आप उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, फिर तो समस्याएं ही समस्याएं निकलेंगी, फिर इसके अलावा तो कोई और चीजें हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, चलिए, ये सब चीजें चल रही थी और ये व्यवस्था जो है वो कहां पर लागू हो रही है, आप समझिए, बंगाल, कौन सा इलाका, बंगाल वाला इलाका, ठीक है, उड़ीसा वाला इलाका और बिहार वाला इलाका, ठीक है, उस पूरे इलाके में ये व्यवस्था जो है वो लागू हो गई। अब चलिए हम एक और व्यवस्था की बात करते हैं। तो ये आई होप कि आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी। अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की आप कमेंट करके किसी भी तरीके के सवाल आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं उन सवालों के जवाब पर्सनली आपको दूंगा। और अगर आपको कोई समस्या वैसे भी आती है तो आप हमारे संस्थान के नंबर पर कॉल करके हमें बता सकते हैं, मुझे जैसे भी इन्फॉर्म होगा मैं आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है ना। तो आप बिल्कुल निसंदेह होकर के आप मुझे बताइए कि क्या समस्या है। और समझते हैं, चलिए भाई अगला पॉइंट, एक नई व्यवस्था आ गई अब, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब मैं देखिए, भारत बहुत बड़ा है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत बहुत बड़ा है भाई, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। आप देखेंगे कि अगर हम ये इस तरीके से पूरे भारत को बनाए तो हमने देखा है कि हम ये वाले क्षेत्र पर अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र भी है, उपजाऊ क्षेत्र भी है। अंग्रेजों को पहली बार यहीं पर इसी क्षेत्र में जो है वो शासन का अधिकार मिला है। अच्छा, यहां वाला भी एक क्षेत्र है ना, मद्रास वाला, और एक यहां पे भी अंग्रेजों के पास क्षेत्र है, बॉम्बे, ठीक है, ये बंबई, ठीक है, तो ये क्षेत्र भी है अंग्रेजों के पास में। तो यहां वाले क्षेत्र की व्यवस्था तो हम समझ गए कि क्या व्यवस्था लागू की अंग्रेजों ने। अब जरा यहां वाले क्षेत्र की व्यवस्था देखते हैं, तो यहां वाले क्षेत्र में क्या व्यवस्था लागू हुई उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, कौन सी वाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। रैयत का मतलब होता है किसान, तो ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान को केंद्र में रखा गया हो, किसान को केंद्र में रख करके बनाई गई व्यवस्था क्या कहलाएगी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो सबसे पहली बार 1792 में लागू की गई थी। 1792, आप देखो 1790 में आप उधर वाले क्षेत्र में, कहां पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो व्यवस्था देख रहे हैं, उस व्यवस्था को हमने क्या बोला है, स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी, मालगुजारी, जमींदारी, है ना, यही सब नाम बोले ना हमने। फिर उसे ही हमने परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त बोल दिया 1793 में, ठीक है। 1794 में हमने सूर्यास्त का नियम इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। अच्छा, यहां पर हम देखेंगे दक्षिण भारत में 1792 में पहली बार बारामहल जिले में, बारामहल जिला जो है वो कहां पड़ रहा है भाई, मद्रास में पड़ रहा है। तो बारामहल जिले में सबसे पहली बार इस व्यवस्था को लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो होती है, ये व्यवस्था जो अंग्रेजों के पास जितना भी क्षेत्र था उस क्षेत्र के 50% भाग में ये व्यवस्था लागू थी, ठीक है। ये व्यवस्था है क्या, मैं इस पे चर्चा करूंगा, है ना। अच्छा, इस व्यवस्था में जो
17, ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को आप समझिएगा, इस व्यवस्था में 1/3 यानी 33% टैक्स लगाया गया। ठीक है, कितना लगाया गया? 33%। और ये टैक्स जो है वो सीधे सीधे किसानों पे लगाया जाता था। किस पे लगाया जाता था? किसानों पे। किसान खुद अपना टैक्स भरेगा। ठीक है, किसान खुद अपना टैक्स भरेगा। टोटल उपज का 33% उसको अंग्रेजों के पास जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले कहां लागू की गई? 12 महल में। इस व्यवस्था के जन्मदाता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस सिस्टम? वी कैन से दैट कैप्टन रीड एंड टॉमस मुनरो। और कहां पर फर्स्टली इंप्लीमेंट हुई थी? सो वी कैन से दैट बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास, ये सबसे पहले इंप्लीमेंट हुई थी। इन विच ईयर? 1792 ईयर, है ना, कब हुई थी? 1792 में। अच्छा, 30 सालों के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया था, इंप्लीमेंटेड फॉर 30 ईयर, राइट। अच्छा भाई, और देखेंगे 1825 में बंबई में लागू कर दी गई, 1825 में इस व्यवस्था को बंबई में लागू कर दिया गया, और 1858 में 1857 की क्रांति के बाद अन्य क्षेत्रों में भी इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, इस व्यवस्था में क्या हुआ था भाई? तो इस व्यवस्था में किसानों को ही भूमि का स्वामी मान लिया गया। ठीक है, और उनके ऊपर 33% का टैक्स लगा दिया गया। अगर कोई किसान भूमि की जो राजस्व है उसको जमा नहीं कर पाता है तो उसे उसकी जो भूमि है उससे वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें थी, है ना। तो भाई अब हम इसके थोड़े से प्रभाव देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसमें पूरा सिस्टम था। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं थोड़े से कि भाई इसके प्रभाव क्या पड़े, है ना। समझते हैं जरा प्रभाव। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि गांव का माहौल कैसा होता है भाई? गांव का माहौल होता है मिला जुला। गांव में एक दूसरे की मदद करते हैं लोग। कहा जाता है तुम्हारे शहर में मैयत को भी कोई कंधा नहीं देता, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। तो गांव का माहौल बड़ा अलग होता है। गांव के माहौल में सब मिले जुले लोग रहते हैं, सब मिल करके रहते हैं। लेकिन यहां पर ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने क्या किया? किसान को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रदान की, यानी गांव के जो सम्मिलित वाला मामला था। अब देखिए, एक किसान जो है ना वो अपना लगान भर रहा होगा और एक किसान अपना लगान नहीं भर रहा होगा, तो ये अपने आप को अलग थलग और अकेला महसूस करेगा। तो जो यूनिटी थी उस यूनिटी को तोड़ दिया, गांव की यूनिटी को। कौन सी व्यवस्था ने? रैयतवाड़ी व्यवस्था ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने गांव की जो क्या कहेंगे सामूहिक अस्तित्व की जो अवधारणा है, उस सामूहिक अस्तित्व की अवधारणा को तोड़ दिया। तो पहला बैड इंपैक्ट तो यही पड़ा। दूसरी बात भाई ये है कि ब्रिटिश अधिकारी जो है वो अधिकाधिक राजस्व वसूली करने लग गए, तो उससे भी जो है वो समस्याएं आई। तीसरी बात ये है कि अब क्योंकि किसानों को जो है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी मान लिया गया था, तो किसानों को घुमाना आसान हो गया, है ना। अब देखिए, अंग्रेज अधिकारी जो है वो चाहते हैं उसकी खेती करवाना शुरू कर देते हैं, उनसे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई आप खेतों में ये चीज उगाओ केवल। ठीक है, और किसानों को मजबूरी में उगाना पड़ता है, मजबूरी में वो चीजें करनी पड़ती है किसानों को। तो ऐसी सब समस्याएं होने लग गई थी। ठीक है, अच्छा, एक और बात इसमें है, इसमें यह हुआ कि बिचौलिए खत्म हो गए। अब बिचौलिए अगर खत्म हो गए तो अंग्रेजों को ज्यादा राजस्व मिलने लगा, और अंग्रेजों को ज्यादा राजस्व मिला तो उनकी राजस्व की भूख और बढ़ गई। भाई उन्हें तो जितना भी दे दो उतना कम था। ठीक है, तो उनकी राजस्व की भूख और बढ़ जाती है। तो ये एक चीज इसमें होती है। तो ये हम लोग कहेंगे कि कौन सी भाई है, हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था है। ये कितने भूभाग पर बेस्ड थी? 50%। 50% भूभाग पर जो है वो ये व्यवस्था लागू थी। अब इसके बाद नेक्स्ट व्यवस्था आ जाती है हमारी भाई महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो महाल का अर्थ होता है गांव। कौन सी व्यवस्था होती है? गांव। महाल का अर्थ क्या है? गांव, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें टैक्स का इंप्लीमेंटेशन
है ना, पूरे के पूरे गांव पर किया जाए। पूरे गांव में एक आदमी को मुखिया मान लिया गया, है ना, एक आदमी को क्या माना गया, और उसके ऊपर ही टैक्स की लायबिलिटी कर दी गई। हर एक व्यक्ति से उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार टैक्स वसूलेंगे, पर आपके पूरे, जैसे इसको ऐसे मानिए कि जैसे आपने पढ़ाई जब की होगी तो आपके क्लास होंगे, अलग अलग सेक्शंस होंगे, तो हम सेक्शन को मान लें कि भाई क्लास 12B जो है वो 150 रुपए देगी। तो अब इसमें कोई व्यक्ति हो सकता है 2 रुपए दे, कोई 10 रुपए दे, कोई 50 रुपए दे, या एक ही आदमी 150 रुपए दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहां पर इंडिविजुअल किसानों से नहीं ले रहे हैं, एक आदमी अपॉइंट किया गया, उस आदमी से लिया जा रहा है पैसा, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि महाल का अर्थ है गांव, और जो व्यवस्था गांव पर कलेक्टिव टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो इंप्लीमेंट करती है, उस व्यवस्था को कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। कब लागू हुई थी? 1822 में लागू किया गया था। और इस व्यवस्था के जो जन्मदाता हैं उनको कहा जाता है हॉल्ट मैकेंजी। क्या बोला जाता है साहब? हॉल्ट मैकेंजी। तो ये तो हो गई हमारी फैक्चुअल बात कि भाई 1822 में लागू हुई, हॉल्ट मैकेंजी ने लागू की। कहां पे लागू की? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में। टोटल 30% ब्रिटिश भारत के भूभाग में ये लागू थी। मतलब ब्रिटेन के अंडर में जो इंडिया का हिस्सा आता था, उस ब्रिटेन के हिस्से में जो इंडिया का ब्रिटिश भारत जो था, उसके 30% पर, 50% पे कौन सी थी? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, रैयतवाड़ी, और 30% पर ये, बाकी 20% पे बाकी चीजें लागू होंगी जो हमने बात की थी, ठीक है। तो ये हुआ गया। अब हम लोग इस वाली व्यवस्था में देख लेते हैं कि इसके प्रभाव क्या पड़े। चलिए भाई, आप ही बताइए जरा मुझे, क्या प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा साहब कि यहां पर गांव का जो मुखिया है वो क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया। गांव का मुखिया क्या हो गया भाई? शक्तिशाली हो गया, ठीक है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा भाई कि ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गया, ठीक है। कौन सा प्रभाव था? ब्रिटिश और किसानों का प्रत्यक्ष संबंध समाप्त। दूसरा पॉइंट तो यही हो गया साहब कि ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच का प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गया। और अगर हम लोग देखें भाई कि जो गांव का मुखिया है उसको किसानों को बेदखल करने का अधिकार मिल गया, तो वही बात हुई कि जमींदार हटा और गांव का मुखिया आ गया। तो किसानों के लिए तो कोई फर्क नहीं हुआ, जमींदार अब शोषण करने लग जाएगा, किसानों के मुखिया सब शोषण करने लग जाएगा। एक और बात क्या है इसमें, ये वाली जो व्यवस्था है इसमें जो राजस्व वसूला जाता था वो अनुमान के आधार पर वसूला जाता था, अनुमान के आधार पर। तो अब अगर अनुमान के आधार पर वसूला जाएगा तो सीधी सी बात है, ये तो शोषण का कार्य हो गया। भाई अनुमान लगा के आप कैसे बता सकते हो कि आज इस साल ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा या इस साल बुरा प्रोडक्शन होगा? ये अनुमान के आधार पर कैसे बताया जा सकता है? तो अगर अनुमान के आधार पर वसूला जा रहा है तो वैसे ही समस्या है, ठीक है। तो ये तमाम समस्याएं जो है वो इस पूरे उसमें रही हैं। ये सब चीजें जब चली रही थी उसी समय कृषि का वाणिज्यीकरण भी होने लगा, है ना, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स होने लगी, ठीक है। तो इससे किसानों की समस्याएं और बढ़ गई। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम किसानों की और समस्याओं को देखेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि जो विद्रोह हैं उन विद्रोहों की पृष्ठभूमि कैसे बनी और कैसे वो विद्रोह होने शुरू हुए। फिर हम लोग विद्रोहों पर जाएंगे, विद्रोहों को समझेंगे। चलिए भाई, धन्यवाद, जय हिंद। आप स्वस्थ रहें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। कोई समस्या हो तो हमारा संस्थान आपके साथ में सदैव खड़ा हुआ है। धन्यवाद, जय हिंद।